हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द बायोमोलिक्यूल्स। आज हमें बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। ये हमारा दोनों टॉपिक है। ये हम हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन उसे हम थोड़ा सा ही आज पढ़ेंगे, दूसरा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम इंट्रोडक्शन से। उससे पहले हम देख लें कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है सबसे पहले हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। इंट्रोडक्शन के बाद हमें हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद हमें पढ़ना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उसके बाद हमें पढ़ना है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। उसके बाद हमें प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जो मेजर होता है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। ये चार मेजर कंपोनेंट है जो कहाँ पे आते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। आई होप हम अच्छे से समझेंगे और आप अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर को अटेंड करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बायोमोलिक्यूल का मीनिंग क्या है। हम किससे स्टार्ट करेंगे कि बायोमोलिक्यूल का मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल हम लिखें यहाँ पे जैसे बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है, जो कंपोनेंट्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स, बायो इट मीन्स लिविंग, जो मॉलिक्यूल्स या जो कंपोनेंट लिविंग के अंदर पाए जाते हो उसे हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम हिंदी में थोड़ा सा लिखें, जो कंपोनेंट या जो मॉलिक्यूल लिविंग में पाए जाते हो, लिविंग में पाए जाते हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जो कंपोनेंट या फिर जो मॉलिक्यूल लिविंग के अंदर पाए जाते हो हम उसे क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हमारा थोड़ा सा पोर्शन। सबसे पहले हम इसे रब कर दें, यहाँ पे हम रब कर देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है। तो हम लिखें, नोट बनाकर अच्छे से बनाना है। तो हम लिखें बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, अ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल, a molecule that is produced by, a molecule that is produced by, that is produced by a living organism, a living organism, a living organism। या फिर हम दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, a chemical compounds, a chemical compounds, a chemical compounds, chemical compounds found in, found in कहाँ पाए जाते हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो केमिकल कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं हम उसे क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। जो केमिकल होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो हम लिखें केमिकल कंपोज्ड ऑफ, केमिकल कंपोज्ड ऑफ कार्बन। केमिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, सल्फर एंड फॉस्फोरस। क्या प्रेजेंट होता है केमिकल के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, वो लाइफ के सभी तरह के इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो हम लिखें परफॉर्म, परफॉर्म
important function of living organism जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, बायोमोलेक्यूल। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, दैट इंक्लूड्स क्या क्या प्रेजेंट हो उसके अंदर, जैसे प्रेजेंट हो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले बायोमोलेक्यूल क्या है हमें ये समझना है। जो मॉलिक्यूल लिविंग के अंदर पाए जाते हो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बायोमोलेक्यूल। उसके बाद हम लिख सकते हैं वो मॉलिक्यूल जो लिविंग के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बायोमोलेक्यूल। जो मॉलिक्यूल लिविंग के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोमोलेक्यूल। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो केमिकल कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं हम उसे क्या कहते हैं, बायोमोलेक्यूल्स। जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। जो बायोमोलेक्यूल हैं वो जो लाइफ के लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो कौन परफॉर्म करता है, बायोमोलेक्यूल्स। हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इंक्लूड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम बायोमोलिक्यूल की जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दी है वो भी हम समझेंगे, बट यहाँ पे हम बायोमोलिक्यूल का हमको अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाए इसीलिए हमने ये पॉइंट सारे पढ़े थे। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन से हमारा काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में हम एनसीईआरटी ने हमसे कहा है कि जब प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट या फिर हम ऐसा लिख लेंगे जैसे कि लिविंग टिश्यू, हम जब के लिविंग टिश्यू को देखते हैं तो हमें क्या क्या प्रेजेंट होता है लिविंग टिश्यू के अंदर, हमें प्रेजेंट होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। किसके अंदर, पर यूनिट मास के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अदर भी मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग टिश्यू के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर अदर एलिमेंट्स। जबकि हम अर्थ क्रस्ट, ये हमने कहाँ पे देखा, लिविंग के अंदर देखा। उसके बाद हम अर्थ क्रस्ट के अंदर देखें, जैसे अर्थ क्रस्ट में हम देखते हैं तो हमें कहाँ क्या मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें भी हमें यही मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि जो लिविंग के अंदर प्रेजेंट है वही अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। जो लिविंग है कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है जबकि अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग है। तो जो नॉन लिविंग और लिविंग इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं दिखाई दे रहा हमको। दोनों में जो लिविंग के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वही एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं तो ऐसे तो कोई डिफरेंस हमें नहीं दिखाई देता, बट हम नज़दीक से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो रिलेटिव अबंडेंस होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा होता है। कार्बन और किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का, किसका, कार्बन एंड हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रिलेटिव अबंडेंस होता है वो दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा होता है किसके अंदर, लिविंग टिश्यू के अंदर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, पॉइंट बनाकर लिखें। एनालिसिस हमने किया, एनालिसिस हमने किया तो हमने किसके अंदर एनालिसिस किया, प्लांट टिश्यू,
plant tissue, animal tissue, plant tissue, animal tissue, microbial paste, या फिर हम कह सकते हैं लिविंग टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट, या फिर हम लिविंग टिश्यू के अंदर देखते हैं तो हमें कौन कौन से एलिमेंट दिखाई पड़ते हैं। तो हम लिखिए यहाँ पे ऑप्टेन एलिमेंट्स कौन कौन से हमको दिखाई पड़ते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन and several other elements per unit mass of a living tissue। हम जब एनालिसिस करते हैं प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, माइक्रोबियल पेस्ट या फिर लिविंग टिश्यू का हम एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स भी मिलते हैं पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू के अंदर। जबकि हमने यहाँ पे देखा अर्थ क्रस्ट, जो क्या है, यहाँ पे हमने किसका एनालिसिस किया, हमने यहाँ पे एनालिसिस किया लिविंग थिंग का, या फिर लिविंग टिश्यू या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हो, लिविंग टिश्यू अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने अर्थ क्रस्ट का देखा। अर्थ क्रस्ट हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा अर्थ क्रस्ट का हमने देखा। तो अर्थ क्रस्ट क्या है, अर्थ क्रस्ट नॉन लिविंग है। तो हमने क्या ऑब्टेन किया, सिमिलर कंपाउंड्स हमें मिले, जो हमें लिविंग टिश्यू के अंदर मिले थे वही हमें एलिमेंट कहाँ मिले, अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो हम लिखें वी ऑब्टेन सिमिलर कंपाउंड्स। हमें क्या मिला, सिमिलर कंपाउंड्स मिले लिविंग टिश्यू के अंदर और अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो हमें क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट, इन दोनों लिस्ट के अंदर, ये लिस्ट लिविंग वाली लिस्ट और नॉन लिविंग की जो लिस्ट है, उन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। तो हम लिखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू लिस्ट, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, हमें ये क्वेश्चन होता है। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जैसे कि इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है, नो सच डिफरेंस could be made out। all the elements, जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है और लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हैं, वो दोनों सिमिलर है। जो लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है वही अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम लिखें all the elements present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue। जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है वही एलिमेंट्स लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वही लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट हम लिखें हाउएवर क्लोजर एग्जामिनेशन, हम नज़दीक से देखते हैं, हाउएवर
closer examination reveals, क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं तब हमें पता चलता है that the relative abundance of carbon and hydrogen relative abundance of carbon and hydrogen relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism that in earth crust. However, closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism that in earth crust. उसका मतलब होता है कि जब हम नज़दीक से देखते हैं तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो हमें रिलेटिव अबंडेंस है, जो उसका अमाउंट है कार्बन और हाइड्रोजन का, वो अदर एलिमेंट से ज़्यादा पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अर्थ क्रस्ट से। जो रिलेटिव अबंडेंस है कार्बन और हाइड्रोजन का वो दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसकी कंपैरिजन में? अर्थ क्रस्ट की कंपैरिजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट होता है वो दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा होता है। इस लाइन का मीनिंग यही होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे हम यहाँ पे कोष्टक में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एलिमेंट दिया है, यहाँ पे अर्थ क्रस्ट का दिया हुआ है कितना परसेंट है अर्थ क्रस्ट, या फिर हमें अर्थ क्रस्ट का जहाँ दिया हो और ह्यूमन बॉडी का यहाँ जो है परसेंटेज। हाइड्रोजन होता है वो 0.14 होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.5 होता है। उसके बाद जो कार्बन होता है वो 0.03 होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 18.5 होता है। ऑक्सीजन होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर 46.6%, जबकि ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन वो अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 3.3% होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं सल्फर 0.03% होता है अर्थ क्रस्ट में और 0.3% होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सोडियम होता है वो 2.8% होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.2% होता है। जो कैल्शियम होता है वो 3.6% होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 1.5% होता है। जो मैग्नीशियम होता है वो 2.1% होता है अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.1% होता है, जबकि सिलिकॉन होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर 27.7%, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर सिलिकॉन नेग्लिजिबल होता है। यहाँ आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, 0.5% है। कार्बन है वो भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, 18.5% है। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये टेबल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखने वाले हैं हाउ टू एनालाइज। यहाँ पे हमने इतना पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपोजिशन। हमें क्या पढ़ना है? हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो हमें अब देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? केमिकल एनालिसिस करना है। तो हम यहाँ पे लिख दें केमिकल एनालिसिस हमें करना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, यह हमने एक वेजिटेबल ले लिया, अच्छे से बनाएं। हम यहाँ पे वेजिटेबल ले लेते हैं, एक यहाँ पे हमने वेजिटेबल ले लिया और यहाँ पे हमने
लीवर का एक सैंपल ले लिया, जो लीवर के 2 लोब होते हैं ना, ये हमने बनाया है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया वेजिटेबल और वेजिटेबल और वेजिटेबल, या फिर क्या हम पीस ऑफ लीवर, या फिर क्या लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ लीवर। क्या लिया हमने, एक वेजिटेबल लिया, या फिर हम वेजिटेबल ले सकते हैं, या फिर हमें क्या लेना होगा, पीस ऑफ लीवर। क्या लेना होगा, पीस ऑफ लीवर। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे मोर्टर और पेस्टल के अंदर उसे क्या करना है, ग्राइंड करना है। तो हम मोर्टर और पेस्टल बना दें, मोर्टर और पेस्टल बना दें, मोर्टार और पेस्टल बनाना है। क्या बनाना है, मोर्टार एंड पेस्टल, मोर्टार एंड पेस्टल अच्छे से बनाएं। यहाँ पे हमें बनाना है मोर्टार एंड पेस्टल, मोर्टार एंड पेस्टल अच्छे से बनाएं। उसमें क्या हमें ग्राइंड करना है, हमें वेजिटेबल या फिर पीस ऑफ लीवर, दोनों में से किसी एक को। तो हमने यहाँ पे ले लिया मोर्टार एंड पेस्टल, हमने यहाँ पे बनाया है। हमने वेजिटेबल का कोई सैंपल लेना है या फिर हमें लीवर का सैंपल लेना है, उसे इसके अंदर डालना है। और उसके अंदर दूसरा क्या डालना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या डालना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसका नाम लिख देते हैं हम, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ग्राइंड करना है। हम यहाँ पे लिखें ग्राइंड, किसकी हेल्प से, यूजिंग मोर्टार एंड पेस्टल, यूजिंग मोर्टार, हमने मोर्टार एंड पेस्टल ही लिया है, मोर्टार एंड पेस्टल, उसकी मदद से हमें ग्राइंड कर लिया। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक हमें यहाँ पे एक थिक स्लरी जैसा हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें। तो हम नेक्स्ट बना दे, जैसे यहाँ पे हमें क्या मिला, हमने यहाँ पे फिर से मोर्टार एंड पेस्टल बनाना है। तो हमने यहाँ पे फिर से मोर्टार एंड पेस्टल बनाया, तो हमें इसके अंदर क्या मिला, हमें एक मिला थिक स्लरी मिला। क्या मिला, थिक स्लरी। तो यहाँ पे हम लिख दें थिक स्लरी। क्या लिखा हमने, थिक स्लरी। उसके बाद जो थिक स्लरी है उसे हमें कहाँ से पास आउट करना है, हमें पास आउट करना है, एक होता है ना जिसे हम कहते हैं चीज़ क्लोथ या फिर कॉटन से, हमें क्या करना है, उसे फ़िल्टर करना है। क्या करना है, फ़िल्टर करना है। तो हमें यहाँ पे हमने फिल्ट्रेट करने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे लगा दें। यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे चीज़ क्लोथ या फिर कॉटन लगाना है। क्या लगाना है, चीज़ क्लोथ या फिर कॉटन लगाना है। चीज़ क्लोथ या फिर क्या लगाना है, कॉटन लगाना है। क्या लगाना है, कॉटन। चीज़ क्लोथ या कॉटन हमें लगाना है। थिक स्लरी है, उसे हमें कहाँ पे ले जाना है, फिल्ट्रेट के अंदर ले जाना है। हमें यहाँ पे फिल्ट्रेट करना है, तो हम यहाँ पे लिख दें फ़िल्टर करना है। हमें क्या करना है, फ़िल्टर करना है। उसके बाद यहाँ से हम थिक स्लरी को यहाँ से हम पास आउट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या रखा है, चीज़ क्लोथ और कॉटन रखा है। तो जो यहाँ पे ऊपर हम यहाँ पे थिक स्लरी पास करेंगे तो पूरा पास नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा अमाउंट ऊपर भी रह जाएगा और थोड़ा नीचे आ जाएगा। जो नीचे आ गया उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, या फिर कह सकते हैं हम एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या कह सकते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल। फिल्ट्रेट या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल, एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या कह सकते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे इसीलिए हम अच्छे से लिख लें। क्या कह सकते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल, एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या कह सकते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल। फिल्ट्रेट या फिर हम कह सकते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप नोट कर लेना। हम यहाँ पे जो नीचे आ गया उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट या फिर कहेंगे एसिड सॉल्यूबल पूल। और जो ऊपर बचा रह गया
उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिटेंटेट, या फिर हम कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या कहेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो हम यहाँ पे लिखें, जो ऊपर रह गया हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे रिटेंटेट, 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 या फिर क्या कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल, या फिर हम कहेंगे एसिड, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल पूल कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल। एक बार और हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, केमिकल एनालिसिस करना है। हमें देखना है कि कौन कौन से और कैसे कैसे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। क्या देखना है हमें कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, हमें ये देखना है। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमें किया केमिकल एनालिसिस। सबसे पहले हमने एक वेजिटेबल ले लिया, और या तो फिर हम ले सकते हैं पीस ऑफ लीवर। उसको हमने मोटर पेस्टल के अंदर डाला, और हमने क्या डाला, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। मोटर और पेस्टल की हेल्प से हमें उसे ग्राइंड किया। तो उसके बाद हमें क्या मिला, थिक स्लरी मिला, जिसका हमें फ़िल्टर करना था। तो हमें एक फ़िल्टर किया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हमने चीज़ क्लॉथ या फिर हमने कॉटन लगाना है, तो वो लगा कर हमने फ़िल्ट्रेट किया। तो हमें नीचे मिला वो फ़िल्ट्रेट मिला, जो ऊपर रह गया वो रिटेंटेट था। जो फ़िल्ट्रेट था उसे हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, और जो ऊपर ही रह गया हम उसे कहते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने एसिड सॉल्युबल पूल था ना, जो हमने ब्लू कलर का दिखाया है, उसके अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या देखा, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या देखा, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड साइंटिस्ट ने देखा। किस 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 में देखा, फिल्ट्रेट, या फिर हम कह सकते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें हम, साइंटिस्ट हैव फाउंड, साइंटिस्ट हैव, scientists have, scientists have found thousands of, scientists have found thousands of organic compounds, thousands of organic compounds। कहाँ पे देखा, इन एसिड सॉल्युबल पूल, इन एसिड सॉल्युबल पूल, इन एसिड सॉल्युबल पूल। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे देखा, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर। उसके बाद हम लिखने वाले हैं जो डेफिनेशन बायोमॉलिक्यूल की एनसीईआरटी ने दी है, वो हम अब लिखने वाले हैं। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, all the carbon compounds, all the carbon compounds that we get from living tissue can be called, living tissue can be called biomolecules, can be called बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं हम उसे, बायोमॉलिक्यूल्स। हम लिखते हैं जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग टिश्यू के अंदर मिलते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग टिश्यू के अंदर मिलते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कार्बन कंपाउंड का ही हमें यहाँ पे कहा है कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो लिविंग टिश्यू के अंदर मिलते हैं, तो हम उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो लिविंग टिश्यू होते हैं उसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक एलिमेंट ही नहीं पाए जाते। कार्बन कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या उनका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लिख सकते हैं, जो हमने जो पहले वाली डेफिनेशन देखी थी, हमने उसके अंदर हमने क्या बताया था कि जो मॉलिक्यूल या फिर केमिकल कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, हम उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। बट एनसीईआरटी ने हमसे क्या कहा है कि जो कंपाउंड
लिविंग टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। हावेवर एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही नहीं होते, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिखें हाउएवर living organism have also got inorganic elements and compounds in them। जो लिविंग टिश्यू के अंदर जो हम कंपाउंड्स देखते हैं वो ऑर्गेनिक ही नहीं होते हैं, उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये देखना है कि हाउ डू वी नो दिस, हम कैसे जान सकते हैं कि जो लिविंग टिश्यू है उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है, वो हमें जानना है। तो इसीलिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख लेना कि हाउ डू वी नो दिस, हाउ डू वी नो दिस, हाउ डू वी नो दिस, हाउ डू वी नो दिस। हम कैसे जान सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट होते हैं वो भी लिविंग टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। वो जानने के लिए हमें एक करना होगा एक्सपेरिमेंट। तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हमने एक लेना है लीफ या तो फिर लेना है एक लीवर का पीस। क्या लेना है? लीफ लेनी है या फिर हमें क्या लेना है, ये हमने लीफ ले ली, ये हमने लीफ ले ली, या फिर हमें क्या लेना है? पीस ऑफ लीवर लेना है। क्या लेना है? लीवर का पीस लेना है या फिर हमें लेना है लीफ। तो हम यहाँ पे लिखें लीफ है या फिर लीवर, दोनों में से किसी एक को लेना है। यहाँ पे उनका क्या होगा? वेट होगा। तो हम लिखें वेट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? ऑर्गेनिक भी प्रेजेंट होगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी प्रेजेंट होगी और वाटर भी प्रेजेंट होगा। तीनों कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है वाटर को इवोपरेट करना है, हमें वाटर को सुखाना है। तो हमने वाटर को इवोपरेट कर दिया, धूप में भी हम सुखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किया? हमने किया वाटर को इवोपरेट्स। यहाँ से वाटर क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। तो अब क्या बचा? हमें ड्राई वेट बचा। हमने जैसे मान लो हमने लीफ लिया है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा? हमें लीफ का ड्राई वेट दिखा। हमें क्या दिखा? लीफ का ड्राई वेट दिखा, क्योंकि हमने वाटर को क्या किया? इवेपोरेट कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखें जो लीफ है उसका हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ड्राई वेट। तो लीफ के अंदर से पानी तो निकल गया है, तो हम लिखें ड्राई वेट। जो ड्राई वेट है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? ऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट थे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट थे और वाटर प्रेजेंट था। यहाँ पे वाटर इवेपोरेट हो गया, तो अब क्या बचा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट हैं अभी। उसके बाद हमें क्या करना है? उसे बर्न करना है। तो क्या होंगे? कार्बन कंपाउंड क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। गैस के फॉर्म में जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैस के फॉर्म में। तो हम लिखें यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स, थोड़ा सा हम लिखें कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पे हमें लिखना है कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे? कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज किसके फॉर्म में? गैसियस फॉर्म। ऑक्सीडाइज इनटू गैसियस फॉर्म। गैस के फॉर्म में कार्बन कंपाउंड होंगे वो क्या हो जाएंगे? इनटू गैसियस फॉर्म।
गैस के फॉर्म में जो कार्बन कंपाउंड होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। कार्बन कंपाउंड का क्या मीनिंग होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पिछले भी स्लाइड पे भी देखा था। जो कार्बन कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हमने कार्बन कंपाउंड हमने इवोपरेट कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड भी इवोपरेट हो गया और वाटर भी क्या हो गया? इवोपरेट। तो हम लिखें वाटर वेपर। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्या हो गया? रिमूव। अब हम लिख सकते हैं जैसे उसके बाद क्या मिलेगा हमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी चले गए, वाटर भी चला गया। अब हमें क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो क्या होगा? ऐश, जिसे हम राख कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? ऐश। क्या कहेंगे? ऐश। उसमें क्या होगा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट हो गए। ऑर्गेनिक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो गए, वाटर को हमने इवापोरेट कर दिया। अब जो बचा वो क्या बचा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। क्या बचा? इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो हम लिखें एज कंटेन inorganic elements like calcium। इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से? लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। जैसे हमने देखा कि जो लिविंग टिश्यू होता है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें देखना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। हमें लीफ का या फिर एक हमें लीवर का पीस लेना होगा। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों प्रेजेंट हैं। उसके बाद हमने वाटर को इवेपोरेट कर दिया। उसके बाद जो लीफ का बचा उसे हम क्या कहेंगे? ड्राई वेट कहेंगे। वाटर इवापोरेट हो गया। अब क्या बचा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट है अभी भी। अभी हमें क्या करना है? उसे बर्न करना है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कार्बन कंपाउंड सारे होंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैस के फॉर्म में। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया, वो क्या है? कार्बन कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी चला गया, वाटर का वेपर बन के वो भी रिमूव हो गया। अब क्या बचा? सिर्फ एस बचा। एस के अंदर हम देख सकते हैं ऑर्गेनिक भी चले गए, वाटर भी चला गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम देखने वाले हैं लिविंग टिश्यू का एनालिसिस। अब हमें क्या देखना है? लिविंग टिश्यू का एनालिसिस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लिविंग टिश्यू का एनालिसिस। तो हम यहाँ पे नोट बनाकर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा लिविंग टिश्यू। क्या लिखा हमने? लिविंग टिश्यू। हमने क्या लिखा? हाँ, यहाँ पे लिविंग टिश्यू। जो हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था? एलिमेंटल एनालिसिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिविंग टिश्यू के अंदर हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट दिखाई देते हैं? तो हम लिखे एलिमेंटल एनालिसिस हमें किया तो हमें क्या दिखाई दिया? गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन। कौन कौन से एलिमेंट दिखाई दिए? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। कौन कौन से हमें एलिमेंट दिखाई दिए लिविंग टिश्यू के अंदर? हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया तो हमने देखा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन। जबकि हम कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो हम लिखें वाइल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं। कंपाउंड्स तो हमें किसका आइडिया मिलता है? गिव्स आइडिया
गिव्स आइडिया, किसका आइडिया मिलता है, ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑफ ऑर्गेनिक एंड inorganic constituents and inorganic constituents हमें क्या दिखाई मिलता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हम लिखें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या दिखाई पड़ता है, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, हमें क्या दिखाई देता है, फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, हमें क्या दिखाई पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ते हैं। जैसे अल्डिहाइड, लाइक अल्डिहाइड, कीटोन, अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेट्रा। जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, हमें दिखाई पड़ता है एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स। और हम जब बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लिखें हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, क्लासीफाई, किस किस के अंदर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड एक्सेट्रा। जब हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड दिखाई पड़ते हैं। एक बार हम फिर से देख लें, जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं लिविंग टिश्यू के अंदर तो हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन मिलते हैं। जब हम कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करते हैं तो अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं। जब हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो हमें अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड मिलते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने देखा था एसिड सॉल्युबल पूल, या हम क्या कह सकते हैं, फिल्ट्रेट, यहाँ पे हमने देखा था, देख सकते हो आप यहाँ पे जो हमने ब्लू कलर का जो फिल्ट्रेट दिखाया है, या फिर हम इसे कह सकते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। तो एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर हमें क्या दिखाई दिया, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर हमें दिखाई दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी दिखाई दिए। साइंटिस्ट ने क्या देखा था, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पे देखे थे, फिल्ट्रेट, या फिर हम कह सकते हैं एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे थे। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं यहाँ पे, तो हम लिखें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर क्या मिलता है, सल्फेट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा। अब हमें देखना है अमाइनो एसिड्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब हम यहाँ से एनसीईआरटी को रीड करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है। तो चलिए हम एनसीईआरटी को रीड करते हैं। जहाँ तक हमने पोर्शन कवर किया है वहाँ तक हम एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स, देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। Now, a questions that arises in our minds is, are all living organisms made of the same chemicals? सारे तरह के जो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम तरह के केमिकल से बने हुए होते हैं, जैसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। You have learned in the chemistry how elemental analysis is performed.
If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue, or a microbial paste, we obtain a list of elemental like carbon, hydrogen, oxygen, and several other, and their respective content per unit mass of a living tissue. If the same analysis is performed on a piece of earth crust as an example of non-living matter, earथ crust क्या है, non-living matter का example है, we obtain a similar list, हमें similar compound मिलते हैं. What are the differences between the two lists? In absolute term, no such difference could be made out. All the elements present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organisms than in earth crust. earth crust से कार्बन और हाइड्रोजन लिविंग टिश्यू के अंदर ज़्यादा होते हैं. उसके बाद हमें पढ़ना है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. क्या पढ़ना है? हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन. वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे what type of organic compounds are found in living organism. How does one go about finding the answer? To get the answer, one has to perform chemical analysis. We can take any living tissue, vegetable or piece of liver हमें लेना है, can grind into trichloroacetic acid using a mortar and pestle. We obtain thick slurry. हमें क्या मिलेगा? thick slurry मिलेगा. If we were stain these through a cheesecloth or a cotton, we could obtain two fractions. One is called filtrate, or more technically acid soluble pool, and the second the retentate or the acid insoluble pool. Scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool. साइंटिस्ट ने एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे हैं. अब हमें देखना है इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that an extract the compounds, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. In other words, one isolates and purifies a compound. Analytical techniques, when applied to the compounds, gives us idea of the molecular formula and the probable structure of the compounds. All the carbon compounds that we get from living tissues can be called biomolecules. कार्बन कंपाउंड्स जो लिविंग टिश्यू से मिलते हैं हम उसे क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स. ये किसकी डेफिनेशन है? एनसीईआरटी की. However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. How do we elemental and elements and compounds in them? How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of living tissue, say a leaf or liver, and this is called wet weight, and dry it. All the water evaporates. The remaining material gives dry weight. Now, if the tissue is fully burnt, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form, carbon dioxide, water vapor, and are removed. वो दूर हो जाएंगे. What is remaining is called S. जो बचेगा वो क्या बचेगा? S. These S contains inorganic elements like calcium, magnesium, inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen the acid soluble fraction. एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर क्या मिलता है? सल्फेट, फॉस्फेट. देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन. जो हम करते हैं ना कंपोजिशन लिविंग टिश्यू की, तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन. वाइल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं. उसके बाद हम लिविंग टिश्यू देखते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम किसके अंदर? फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड्स. और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस और फैटी एसिड में हम डिवाइड करते हैं. जब हम देखते हैं सोडियम तो Na+, पोटेशियम K+, ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं. कैल्शियम Ca22+, मैग्नीशियम Mg22+, वाटर H2O, एंड कंपाउंड्स जैसे NaCl, CaCO3, PO4 3- and SO4 2-.
आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो अमीनो एसिड वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको इतने तक अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।